Hello everyone. This lecture is being presented for the paper second of Bihar State of English Literature. Right. तो चलिए शुरू करते हैं. Who is who is the author of the famous work Residence of Earth 1933. यानी रेसिडेंस ऑफ द अर्थ जो है फेमस वर्क है और वो 1933 में आया था. तो ये जो 1933 में वर्क आया था इसको किसने लिखा था ये आपको बताना है. यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये इसी प्रकार के 4 ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे. तो आप एक बार ट्राई करिए खुद से, आप ट्राई करिए खुद से आंसर देने की. तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है वाल्ट वाइटमैन, चार्ल्स डिकेन, मुल्क राज आनंदन, पेब्लो नेरूदा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेब्लो नेरूदा. पेब्लो नेरूदा एक जो है यानी कि लैटिन अमेरिकन राइटर हैं. मैं कहूँगा कि वो एक लैटिन अमेरिका में या फिर मैं कहूँगा कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है चिली. तो वो चिले के रहने वाले थे. ये केवल एक राइटर ही नहीं बल्कि वहाँ के एक डिप्लोमेट भी थे. जब चिली में डेमोक्रेसी आई थी तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एज अ डिप्लोमेट. तो यहाँ पर और भी इनके कुछ फेमस वर्क हैं जो कि आपको जानने चाहिए. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो एक लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप इसको पॉज करके खुद ही पढ़ लीजिएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी डे यू प्ले भी लिखा हुआ है, 20 लव पोएम एंड सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर लिखा हुआ है, कैंटो डी अमोर पैरा स्टालिन गार्डो एक्स्ट्रा वैगैरियो. यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि ये जो दोनों वर्क हैं ये फ्रेंच यानी फ्रेंच लैंग्वेज वो सीखे हुए थे. तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया, इस वजह से उन्होंने अपने कुछ वर्क्स को फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखा. अपना सेकंड क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन. यानी ये जो लाइन है जो यहाँ से लेकर के आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव, ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है. तो ये जो लाइन्स हैं वो द सनशाइन कैट नामक एक पोएम से ली गई हैं जो कि जिसके यानी कि जिसके राइटर हैं कमला दास. कमला दास इंडियन राइटर हैं, आप जानते हैं, आप उनके बारे में पढ़े भी होंगे पहले भी. कमला दास एक फेमिनिस्ट राइटर हैं और मलयालम लैंग्वेज में ये लिखा करती थी. ये केरला की थी, मलाबार कोस्ट में ही इनका घर था. और इनके जो फेमस वर्क हैं वो आपको जानने चाहिए. हालांकि जो लिखा हुआ है अ हॉट नून इन मलाबार ये भी इन्हीं का ही वर्क है और ये इम्पॉर्टेंट भी है. बाकी थर्ड ऑप्शन में अपना फ़िलोसफी और इंटरप्राइज, ये दोनों ही जो वर्क हैं वो निस्सी मिजिकिल के लिखे हुए हैं. निस्सी मिजिकिल और निस्सी मिजिकिल भी एक इंडियन ही राइटर हैं, एक ज्यूज़ राइटर हैं मिजिकिल. ये भी फेमस थे. द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इनकी फेमस एक और भी पोएम है, उसको भी आप याद रखेंगे. इसके अलावा और भी हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं. अ हॉट नून इन मलाबार यहाँ पर मैं लिख ही दिया हूँ. और द सनशाइन कैट भी इनका पोएम है. एन ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, तो ये दोनों एक ही थी, फ़र्क इतना है कि यानी कि माई स्टोरी को कन्वर्ट किया गया था बाद में. एंटे कथा मलयालम में इन्होंने लिखा था, उसके बाद वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया था. उसके बाद फिर बाद में चलकर एन ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने खुद ही कर लिया था, किया था उस ट्रांसलेट एंटे कथा को इंग्लिश में. फिर आया अपना समर इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम. और अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड पद्मावती द हेरलोट. तो इसमें तो यही है कि कमला दास जो हैं वो मुख्य रूप से जानी जाती हैं पोएम लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने 3 नॉवेल्स भी लिखे थे और उन्हीं 3 नॉवेल्स को मैं यहाँ पर लिखा हूँ. तो जिसमें अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है. द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. वेस्ट लैंड जो है टी एस एलियट का एक ग्रेट वर्क है. मैं कहूँगा कि इट इज़ बिलीव टू बी द मैग्नम ओपस ऑफ टी एस एलियट एंड ग्रेट वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा. तो वो जो पब्लिश हुआ था वो 1922 में ये वर्क आया था. 1922 में ये वर्क आया था. और भी फेमस वर्क हैं जैसे कि जो टी एस एलियट के हैं वो सभी जानने चाहिए. टी एस एलियट एक प्रोमिनेंट राइटर है, हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी है, तो इस वजह से इनको पढ़ना ज़रूरी है. वेस्टलैंड उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और अक्सर क्वेश्चन बनता है पब्लिशिंग ईयर से, तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 1922 में ये वर्क आया था. विच अमेरिकन पोएट, द फोर्थ क्वेश्चन इज विच अमेरिकन पोएट या पोएट्स वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज या फिर हर लाइफ. तो अपने पूरे लाइफ में 4 बार पुलिट्जर प्राइज पाने वाले जो राइटर हैं उनका नाम आपको बताना है.
पहले समझ लेते हैं पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में। पुलित्ज़र प्राइज़ केवल और केवल अमेरिका में लिखे गए नॉवेल्स को ही दिया जाता है। और जो इसका आंसर होगा वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही जीवन में अपने 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ पाए थे। और बाकी जो दो राइटर हैं वो भी अमेरिकन ही राइटर हैं। वॉल्ट विटमैन और एमिली डिकिंसन भी अमेरिकन ही राइटर हैं, इसको भी ध्यान रखिए। वॉल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन फेमस वर्क है। ओ कैप्टन, ओ कैप्टन जिसमें वो अब्राहम लिंकन की बात करते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन। जब अमेरिका में स्लेवरी थी तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने, एनहिलेट करने के लिए, उनको एनहिलेट करने के लिए जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने कई स्टेप्स उठाए थे, कई प्रयास किए थे स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो उन्हीं की तारीफ़ में वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम लिखा है। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पोएम आगे चल करके बन गई थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने राइटर ने दिखाया है उस तरह से अब्राहम लिंकन की वास्तव में डेथ तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एक ट्रिब्यूट था वॉल्ट विटमैन का, जो कि इम्पॉर्टेंट बन गया बाद में चल करके। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन राइटर हैं और ये फीमेल राइटर थे। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड, ठीक है। ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड, ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें बताना है और इसका जो सही ऑप्शन है वो ट्रांसफ़र एपिथेट है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ट्रांसफ़र एपिथेट होता क्या है? हमेशा की तरह हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं या फिर नाउन की विशेषता बताते हैं, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट में क्या होता है कि जो ये एडजेक्टिव यहाँ मौजूद हुआ है वो पहले आए हुए किसी और वर्ड की क्वालिटी को बताने लगता है। तो इस वजह से जो एडजेक्टिव है वो ट्रांसफ़र हो गया और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र एपिथेट है। इसमें कहने का मतलब ये है, इस लाइन में यदि हम समझें ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड, तो वुंड यहाँ पर एक अपना नाउन हो गया, उसकी क्वालिटी यहाँ पर मोर्टल बता रहा है, लेकिन नहीं है, लेकिन मोर्टल क्वालिटी नहीं बता रहा है। जो मोर्टल है वो ही के बारे में बात कर रहा है, ही की क्वालिटी बता रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट हो जाएगा। हु वॉज डिस्क्राइब्ड पोएट्स ऑफ 19th सेंचुरी, तो इसका आंसर होगा जॉन किट्स, ठीक है। जॉन किट्स जो है एक ग्रेट और प्रोमिनेंट पोएट थे, जो कि रोमांटिक एज के थे। उनकी महज कम उम्र में, यानी महज 25 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी और उतने कम समय में उन्होंने 54 टोटल पोएम ही लिख पाए थे। और बस केवल 54 ही पोएम उन्होंने लिखा था और उतने में ही वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। इनके कुछ वर्क यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर्स में जो इम्पोर्टेंट है उसी को बस पढ़ूंगा। इंडेमियन है, उसके बाद इसाबेला है, बाकी आप सब पढ़ लीजिए, ठीक है। और वीडियो पॉज करके या फिर पीडीएफ से आप जरूर सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ओड टू अ नाइट एंगल। चलिए, About whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. तो ये जो लाइन है ये मेमोरियल वर्सेस एक पोएम थी जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइन किसके लिए लिखा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को लेकर के काफ़ी फॉन्ड ऑफ रहते थे, काफ़ी शौकीन थे। उनके हर वर्क में नेचर की हैप्पीनेस और ब्यूटी को हम लोग देखा जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने ये लाइन लिखा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क हैं, शेक्सपियर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो शेक्सपियर नाम से एक ऐसे था जिसको यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। तो और ये आप इसको पढ़िए और उसके बाद मेमोरियल वर्सेस इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो मेमोरियल वर्सेस की ही लाइन आपके क्वेश्चन में दी हुई है। डोवर बीच भी इंपॉर्टेंट है, डोवर बीच लिखा हुआ है पब्लिश, जो कि 1867 में हुआ था। और थायरेसिस से क्वेश्चन बनते हैं, थायरेसिस से क्वेश्चन बनते हैं। सोहराब एंड रुस्तम इंपॉर्टेंट वर्क बन जाता है, स्कॉलर जिप्सी बन जाता है। विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योकना पटावाफा। योकना पटावाफा एक फिक्शनल सिटी है। ये सिटी केवल एक पर्सन के नॉवेल में ही देखी जाती है, तो उसी राइटर का आपको नाम बताना है।
तो ये जो है फ़िक्शनल सिटी विलियम फ़ॉकनर के ही नॉवेल्स में देखने को मिलता है। दरअसल जो सेटिंग ऑफ जो नॉवेल्स रहा करती हैं विलियम फ़ॉकनर की, वो हमेशा पटावाफा में हुआ करती हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और हेमिंग्वे का नहीं, हेमिंग्वे भी एक यानी कि हेमिंग्वे जो हैं वो भी एक अमेरिकन राइटर हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं। हेमिंग्वे को भी एक बार जो है उन्होंने भी पुलित्ज़र प्राइज़ प्राप्त किया था। उनका एक फेमस वर्क है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। टॉनी मॉरिसन भी अमेरिकन राइटर हैं और शी वाज अ फर्स्ट ब्लैक वुमन टू गेट द नोबेल प्राइज़। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? तो इसमें से कौन सा मिसमैच है? दरअसल ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमेथियस अनबाउंड, हेलाज एनेडोनिश एंड एलास्टर। तो ये वर्क का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी वर्क हैं वो सभी हैं किसके? तो पीबी शैली के। पीबी शैली के, जो कि ये भी एक रोमांटिक टाइम के राइटर थे, तो इन्हीं के ये वर्क हैं। रोमांटिक एरा के ये भी एक राइटर हैं। तो इनका मतलब हमें ढूंढना है कि पब्लिशिंग ईयर सही है कि नहीं। तो प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो 1820 में आया था, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलास भी 1822 में आया था। और एडोनीस लिखा हुआ है। एडोनीस जो है एक एलिजी है जो कि पीबी शैली ने लिखा था किड्स के डेथ को मॉर्न करने के लिए, जो कि आया था 1821 में आया था, ना कि 23 में। तो इस वजह से ये अपना यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा। तो अपना वास्तव में आंसर जो है वो तो सी ही बनेगा, आंसर सी बन जाएगा। और अलास्टर जो है 1816 में आया था, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ओजमैंडियास लिखा हुआ है। ओजमैंडियास वास्तव में पीबी शैली का काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इसको ध्यान रखिए, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ओजमंडियास आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद टू अ स्काईलार्क हो गया, और अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, टू आवर्स वर्थ, और उसके बाद द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये सब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि देयर आर सम स्टेटमेंट इन द रेफरेंस विथ जॉन किट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो जॉन किट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ फेमस लाइन लिखी हुई हैं, और उन्हीं लाइंस को पहचानिए और बताइए कि कौन कौन सी लाइन सही हैं। तो फर्स्ट अपना जो लाइन है, लिखा है कि जॉन किट्स इज रोमांटिक इन हिज रेलिस ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग, हिज मिडिल एजेस एंड हेलेनिज्म। बिल्कुल ये तो सही लग रहा। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है ये भी। और इन हिज पावरफुल लिरिक ला बेले डेम सेंस मर्सी, ही डेवलप द ट्राइबल थीम। नहीं, ये ट्राइबल थीम उसमें नहीं उन्होंने डेवलप किया था, इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओड टू ऑटम इज़ नॉट रिटन बाय किड्स, नॉट लिखा हुआ है, ओड टू ऑटम इज़ नॉट दे दिया है, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो अपने दो ही केवल सही हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Question number 11. Who among the following which does not consist of lines of the iambic pentameter without rhyming? तो विदाउट राइमिंग लिखा हुआ है, तो विदाउट राइमिंग में जो आयम्बिक पेंटामीटर, हु डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग, मतलब उसमें आयम्बिक पेंटामीटर तो होते हैं लेकिन उसमें राइमिंग नहीं होती है, और ये स्टाइल होती है ब्लैंक वर्स की। तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक वर्स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। बड़ा ही अच्छा उन्होंने सेंटेंस लिखा, बोला था ड्राइडन ने बोला था विलियम शेक्सपियर के लिए, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट अपना सही नहीं है। लिखा हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ द पोप्स वर्सिफिकेशन। तो सही है ये। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टैलिटी एज अ पोएट। ये भी ठीक है।
लिरिकल बैलाड वॉज पब्लिश्ड एट कोकर माउथ, कोकर माउथ लिखा हुआ है। ये जो कोकर माउथ प्लेस था वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, ना कि लिरिकल बैलाड यहाँ पर पब्लिश हुआ था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। प्रिल्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन 1805, बिल्कुल प्रिल्यूड जो था 1805 में ही आया था। तो अपना ऑप्शन नंबर जो है जो सी है वही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए लिरिकल बैलाड्स जो है कोकर माउथ में पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि कोकर माउथ इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। अब बॉयज़ विल इज़ रिटन बाय, बॉयज़ विल जो है वो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही बॉयज़ विल को लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया जो वर्क है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फिस्टा लिखा हुआ है, ये और जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर फिस्टा लिखा हुआ है। द सन ऑल्सो राइजेस का भी टाइटल था, द फिस्टा द सन ऑल्सो राइजेस। फिस्टा द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, तो यही जो है अपना सही आंसर बन जाएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे जैसे कि आपको पता है कि ये एक जो है वो अमेरिकन राइटर है। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ, तो प्रिल्यूड जो है वो टोटल कितने यानी वॉल्यूम्स में आई थी, तो प्रिल्यूड जो है टोटल 14 वॉल्यूम्स में आई थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 14 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। प्रिल्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ही वैसे, ठीक है, तो मैं प्रिल्यूड से लेकर के और भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रखूँगा और कुछ लाइंस को लेकर के समझा दूँगा। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विथ हेरोइक लाइन करेज, ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात हो रही है, वास्तव में ग्रेट राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा। तो करेज, ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, ये जो लाइन है ये किस पोएम की है ये आपको बताना है। तो ये जो लाइन है वो लोटस ईटर नाम से एक फेमस पोएम यानी कि लिखे थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, तो उसी की ये लाइन है। पूरा पोएम भी हम लोग पढ़ सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या 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 लाइन था इसमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, दिस माउंटेन वेव विल रोल शोरवर्ड सून, इन द आफ्टरनून दे केम onto a land in which it seemed always afternoon all round the coast, the languid air did soon, breathing like one that hath a weary dream। तो ये लोटस ईटर की लाइन्स हैं सभी के सभी। इम्पॉर्टेंट तो अगर बोला जाए तो केवल फर्स्ट ही लाइन है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। देखिए ये जो वर्क है ना ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वास्तव में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यही है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि ऑर्थर हेनरी हेलम जो कि टेनिसन के फ्रेंड थे, उनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई थी, तो उन्हीं को मॉर्न करने के लिए उन्हीं की याद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ब्रेक 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 नाम से एक पोएम लिखा था। तो ये वर्क वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसको पढ़ेंगे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। बाकी जो मोर्टे डी ऑर्थर हैं और यूलिसिस हैं, ठीक है, ये दोनों वर्क जो हैं ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ही हैं। जॉन ड्राइडन ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जॉन ड्राइडन का जो वर्क है ऑल फॉर लव वो एग्जाम्पल है किसका, तो हीरोइक ट्रेजिडी का। ऑल फॉर लव जो है वो हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर लीवर एमोरिश या फिर एसेज ऑन मैंस एंड मैनर कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर एंड रोजमंड ग्रे। तो लीवर यहाँ लिखा है ना, लीवर एंड एमोरिश ऑन एसे एंड मैन, ये जो तीनों वर्क हैं, ठीक है, ये जो तीन वर्क हैं ये लिखे गए थे विलियम हैजलिट के द्वारा, विलियम हैजलिट। और ये जो वर्क है फोर्थ, यही लिखा गया था चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो भी रोमांटिक के ही टाइम के थे, और रोजमंड ग्रे इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया जो ग्रेट यानी ग्रीक ट्रेजिडी है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है माइसेरिनस, नहीं ये तो नहीं था, सोहराब एंड रुस्तम और मिरोप थायरेशिस, तो इसका सही आंसर होगा मिरोप।
मीरोप इसका करेक्ट आंसर होगा। थारेसिस इंपॉर्टेंट वर्क है, थारेसिस से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला वर्क है अपना यहाँ पर सोहराब एंड रुस्तम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोहराब एंड रुस्तम जो है यानी कि जो कि आपने नाम सुना होगा शाहनामा फिरदौसी, जिनने फिरदौसी जी ने इसको लिखा था। तो शाहनामा से ही उन्होंने यानी कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उसके ही थीम से सोहराब एंड रुस्तम नाम से एक पोएम लिखी थी। पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जॉन किट्स ओड टू ऑटम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ओड टू ऑटम जो है वो एक एग्जाम्पल है होराशियन ओड का। होराशियन ओड, जैसे कि यहाँ पर बात ये है कि होरेस नाम के एक राइटर थे जो कि रोम में रहते थे और वो बहुत ही फेमस राइटर थे। तो जॉन किट्स ने उन्हीं की स्टाइल को कॉपी कर लिया था। न केवल जॉन किट्स बल्कि और जो राइटर हैं जैसे कि पीवी शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनके स्टाइल को कॉपी करके और ओड लिखना शुरू किया था। और वो जो फॉर्म थी ओड की वो काफ़ी चर्चित बन गई थी आगे चल करके। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि होरेशियन जो ओड था वो पोएट ऑल्सो टर्न टू एन ओड फ्रॉम मॉडल्ड आफ्टर द रोमन पोएट होरेस। तो रोमन पोएट होरेस के ही नाम से ये जो पोएम की स्टाइल थी वो फॉर्म हुई थी। होरेशियन ओड एम्प्लॉयड यूनिफॉर्म स्टेंजा, यानी उसमें यूनिफॉर्म स्टेंजा रहते हैं जो कि ईच विथ द सेम मीट्रिकल पैटर्न, जिसमें मीट्रिकल पैटर्न लगभग सब में सेम होता है। और टेंडेड जनरली टू बी द मोर पर्सनल एंड मोर मेडिटेटिव, जो कि ज़्यादा पर्सनल और मोर मेडिटेटिव भी होते हैं। और होरेशियन ओड के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि किट्स ने जो लिखा था ओड टू ऑटम वो तो होरेशियन ओड का एग्जांपल है ही, साथ ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड टू ड्यूटी लिखा था वो अभी होराशियन ओड का ही एग्जाम्पल है। किट्स इंडेमियन इज डेडिकेटेड टू। तो किट्स की जो फेमस पोएम थी इंडेमियम वो डेडिकेटेड थी टॉमस चैटरटन को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। लेक एक जगह था, लेक मतलब एक झील के किनारे घर था कुछ राइटर्स का, तो वहीं पर वो लोग मिल करके पोएम लिखा करते थे और वो उसमें 3 लोग शामिल थे। ठीक है, 3 लोग शामिल थे और यही 3 लोग शामिल थे। ठीक है, किट्स नहीं थे। जॉन किट्स वॉज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल ऑफ द पोएट्री। कौन कौन थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें वर्ड्सवर्थ थे, उसके बाद फिर कॉलरिज थे, उसके बाद फिर रॉबर्ट साउदी थे। तो ये 3 लोग जो थे वो लेक स्कूल से रिलेटेड थे। आगे कह रहा है कि टेनिसन पोएम्स इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ। तो टेनिसन का जो पोएम था इन मेमोरियम वो जो है वो किसके याद में लिखा गया था? टेनिसन की जो पोएम थी इन मेमोरियम वो किसके याद में लिखा गया था? तो उनके फ्रेंड जो कि जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम इनके बेस्ट फ्रेंड थे। और ये बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, ये आगे चल कर के यानी कि टेनिसन के सिस्टर से आर्थर हेनरी हेलम ने विवाह भी किया था। ठीक है, और ये एक अच्छे दोस्त भी थे। इनकी दोस्ती जो है एक रिश्तेदारी में पनप गई थी। और आर्थर हेनरी हेलम की काफ़ी कम उम्र में ही डेथ हो जाती है। तो उसी को मॉर्न करने के लिए जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, विक्टोरियन एज के महान पोएट हैं, तो वो लिखा करते हैं पोएम, जैसे इन मेमोरियम हो गया, ब्रेक 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 हो गया। तो इन दोनों पोएम्स में झलकता है दुख अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का आर्थर हेनरी हेलम के प्रति। विच वॉज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल। तो चार्ल्स डिकेन के फर्स्ट नॉवेल्स का नाम बताना है। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए पिकविक पेपर। पिकविक पेपर जो है वो फर्स्ट इनका वर्क नॉवेल था। ठीक है, और लेकिन ये सबसे अगर इम्पॉर्टेंट की बात की जाएगी तो डेविड कॉपरफील्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट। इन दोनों से क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं एग्जाम में। और किस लिए बनते हैं? ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इन नॉवेल्स के जो फेमस कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स से क्वेश्चन बनते हैं। मैरी सेली's फादर वाज विलियम गॉडविन अ फेमस। तो मैरी सेली की बात हो रही है। मैरी सेली भी एक राइटर थी और ये वाइफ भी थी पीवी सेली की वाइफ भी थी। और इनके फादर का नाम था गॉडविन, विलियम गॉडविन। तो विलियम गॉडविन का टाइम पीरियड तो एग्जैक्टली राइटर को नहीं, आजकल के भी राइटर को नहीं पता है, लेकिन बस इतना पता है कि विलियम गॉडविन जो है वो फ़िलोसोफ़र थे और अपने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलोसोफ़र थे। लोग जाते थे इनसे मिलने के लिए। और जो पीवी शैली है वो
जो है यानी प्रभावित हुए थे विलियम गॉडविन से, और वो गए थे उनसे मिलने के लिए। फिर उसके बाद मैरी शैली और पीवी शैली में दोस्ती फिर डेवलप हुई और आगे चलकर दे गेट मैरिड। द ऑथर ऑफ द एसे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के जो ऑथर हैं वह हैं कौन, तो टी एस इलियट। तो यहाँ पर टी एस इलियट ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियरियन प्ले टर्म एज द आर्टिस्टिक फेल्योर। तो आर्टिस्टिक फेल्योर जो है किसने कहा था कि जो शेक्सपियर के कुछ प्ले हैं वो आर्टिस्टिक फेल्योर हैं। तो इतनी बड़ी बात तो कोई क्रिटिक्स ही कह सकता है, और वो क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न क्रिटिक थे टी एस एलियट। और विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, तो हेमलेट को ही उन्होंने कहा था आर्टिस्टिक फेल्योर। आर्टिस्टिक फेल्योर का मतलब ये होता है कि यानी कि आइडियाज़ और डायलॉग के अकॉर्डिंग पीछे के कंटेक्स्ट का ना होना, यानी बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट का ना होना, तो उसी को आर्टिस्टिक फेल्योर बोलते हैं। और डीप में अगर हम इसको पढ़ें तभी समझ पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि टी एस इलियट ने कहा था हेमलेट को कि हेमलेट वाज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। विच व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर। विलियम फॉकनर ने भी नोबेल प्राइज़ पाया था, और उनका जो समय था यानी कि जब वो कब पाए तो 1949 में पाए थे, यानी 1 साल के बाद हमारा देश जो है आज़ाद गणतंत्र हो गया था। ठीक है, तो ये नई बात है, 1950-49 की ही बात है। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि विलियम फॉकनर ने नोबेल प्राइज़ कब पाया था, तो 1949 में पाया था। 1949 में ये नोबेल प्राइज़ पाए थे। कह रहा है यहाँ पर कि विच नोबेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलिट्जर प्राइज़। तो पुलिट्जर प्राइज़ का जो यानी पुलिट्जर प्राइज़ है वो भी दिया गया था। किसको दिया गया था, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को दिया गया था। तो किस नोवेल के लिए दिया गया था ये आपको बताना है। तो दिया गया था ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी है, इसके लिए ही अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो थैंक यू एवरीवन। The lecture is being presented by the lecture is presented by me Salim Ahmed. My name is Salim Ahmed, and you can also get the PDF of all the slide. And you have to do is you have to message on this number, on this WhatsApp number. You have to WhatsApp on this number, and you have to write simply send PDF, and simply I will send without hesitation. Do message. और भी हम वीडियो में मिलते रहेंगे। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी वक्त बहुत कम है, तो मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन को ही और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन को ही मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इस वजह से आगे की भी PDF आप चाहते हैं तो ज़रूर आप इस चैनल से जुड़ें। और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।